दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल में। मैं अंकित कुमार, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। मैंने आप सबके लिए ऑल इंडिया के टॉपर्स के इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं लगातार आपको एग्रीकल्चर टॉपर्स जिन्होंने आईसीआर एग्जाम, जेआरएफ एग्जाम, बीएचयू एग्जाम, एमपीपीएटी, यूपी के टेट या सभी प्रकार के एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्रैक किया हो उनसे लगातार मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस सीरीज में आज हमारे साथ है मिस्टर उदित धाकड़ जी। इन्होंने एमपीपीएटी 2021 के अंदर ऑल एमपी के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो आज इनसे जानें कि इन्होंने एमपीपीएटी एग्जाम को किस तरह क्रैक किया, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, क्या प्रिपरेशन स्टडीज थी, क्या कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे, पूरा ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एजी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह के एग्रीकल्चर टॉपर्स के इंटरव्यू, एग्रीकल्चर जॉब अपडेट, व्लॉग्स, फार्मिंग वीडियो, सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पा सकें। और एक आपको मैं बात बताना चाहूँगा कि अब की बार न्यूज़ में आया था कि आईसीआर 2022 का एग्ज़ाम होगा, यानी कि एमपीपीएटी का एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी कि एमपी के अंदर भी आपका आईसीआर के एग्ज़ाम के थ्रू ही कॉलेजों के अंदर एडमिशन होगा। लेकिन वो मेरे को नहीं लग रहा कि इस 2022 के अंदर हो सकता है। तो इसलिए अगर आप एमपीपीएटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। और इसके साथ ही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एमपीपीएटी के साथ आईसीआर, बीएचयू सभी का प्रिपरेशन जरूर करते रहिए। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपका मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम उदित धाकड़, मैं रायसेन जिले का रहने वाला हूँ और एक छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि मैंने इसी वर्ष हाल ही में अभी जो एमपीपीएटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने 153.67 मार्क्स के साथ प्रथम रैंक हासिल की, जो कि ऑल ओवर है, मैथ्स ग्रुप प्लस बायो ग्रुप प्लस एजी 1 2 3 ग्रुप से। ओके, फर्स्ट रैंक है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और जैसा कि मैंने बताया, एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हुए प्रथम रैंक हासिल की तो काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अपनी मेहनत जब रंग लाती है तो ऐसा लगता है कि यह मेहनत लगातार कंटिन्यू चलती रहे और ऐसे ही हम रैंक लाते रहें, अपना नाम रोशन करते रहें। ओके, ये भी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आप इसी तरह लगातार अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते रहें और अपने माता पिता का, अपने गांव का नाम रोशन करते रहें। और अब आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? क्या आपने 11th-12th के साथ ही कर दिया था या कब से स्टार्ट किया था? नहीं सर, मैंने जैसे ही मैं मैथ्स ग्रुप से छात्र था 12th तक, तो मैथ्स ग्रुप के साथ ही मैंने जब एक वर्ष ड्रॉप लिया मैथ्स के 12th पास आउट होने के बाद, तो मैंने देखा कि मैं यहाँ से इंदौर गया और मैंने कोचिंग ज्वाइन। तो एक वर्ष पहले वर्ष जब तैयारी की थी तो मैं कहीं ना कहीं मेरी गलतियाँ हुई, वो मैं सुधार नहीं पाया था। तो मैंने दूसरे ड्रॉप में ये फर्स्ट रैंक हासिल की और 12th के 2 वर्ष बाद मेरे को ये उपलब्धि हासिल हुई। ओके, आपके पास 11th-12th के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे, ये आप बता दीजिए। किस सब्जेक्ट से आपने 11th-12th पास आउट किया? यस सर। सर, मैंने 11th-12th जो था वो हमने जो पीसीएम भी मतलब पीसीएम से किया था, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 11th भी उसी से किया, 12th भी उसी से किया। लेकिन 12th के कुछ समय बाद थोड़ा सा मतलब एक एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है, इसमें आर्ट भी है, साइंस भी है, बिजनेस भी है, जबकि मैथ्स केवल आर्ट्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो आप मैथ ग्रुप से होते हुए भी एग्रीकल्चर में आके इतना फर्स्ट रैंक हासिल किया, इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, तो आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में पता कैसे चला, किसने बताया और आपको इस करियर में कैसे आने का मौका मिला? जी सर, जो एग्रीकल्चर में आने का जो उद्देश्य था मेरा भी, और जो भी जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, वो ये था कि एग्रीकल्चर जो है वो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा योगदान दे रही है, चाहे जीडीपी हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एग्रीकल्चर सर्वोच्च है। तो इन्हीं पहलुओं को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं भी एक कृषि परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना कृषि में ही कुछ बेस्ट किया जाए, क्योंकि सभी ये एक सोच होती है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या एन अदर एक्स्ट्रा आईआईटी क्लियर करनी है, नीट क्लियर करनी है, सोच थी। लेकिन मेरा जो सोच थी कि कृषि में बेस्ट करना है, और मैं अभी निरंतर प्रयत्नशील हूँ
लगातार प्रयास करता रहूँगा। ओके, तो आपने एमपीपीटी एग्ज़ाम किस किस सब्जेक्ट से क्लियर किया था? किस किस सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था? जी सर मैंने 12th के बाद मैंने जो चूज़ किया था वो AG 1 2 3 किया था, जिसमें 6 लिमिट सब्जेक्ट थे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। तो ये 6 सब्जेक्ट थे जिन विषयों पर हमें ये मतलब स्कोर करना होता है। तो 6 विषयों के भी मार्क्स होते हैं, जिनमें एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री, उनमें 50 मार्क्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और वैसे ही PCMB में भी 25 के 4 सेट में 100 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार 200 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। ओके, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? नहीं सर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है। टाइम बढ़िया अच्छे से कर सकते हैं और यदि आप लगातार प्रयत्नशील हैं तो लगभग 2.5 घंटे में अपना एग्जाम कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? सर ये ऑनलाइन मोड पे होता है और ये ऑनलाइन मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ओके, तो अब आप बताइए, इसके लिए आपने बुक्स कौन सा पढ़ा था? कौन कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करेंगे अपने जूनियर्स को? जी सर, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम उसकी बेसिक क्लियर कर लें, और बेसिक क्लियर करने के लिए हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट एंड हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर ये भी बढ़िया है। ये दोनों बुक अच्छे से पढ़ लें। और इसके बाद भी बहुत सारी है, नेमराज सुंडा है एंड इसके बाद यदि देखा जाए तो SR रेड्डी एग्रोनॉमी की बहुत बढ़िया बुक्स हैं। इन बुक्स को ओरल बेसिक चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। यदि बेसिक क्लियर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर करने में सक्षम होंगे। तो ये आप सब बुक्स बता रहे हैं, ये तो आगे हायर स्टडीज के लिए, JRF के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है। तो ये सब बुक्स भी आपने एमपीपीटी के लिए पढ़ी थी क्या? हाँ सर, मैंने हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बढ़िया अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि वैसे मैंने जो पढ़ा है, अधिकतम जो कोर्स पढ़ा है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का पढ़ा है, क्योंकि उसमें सभी लिमिटेड होता है, बढ़िया कॉन्सेप्ट वाइज होता है, सभी चीज़ें क्लियर होती हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है। लेकिन जो भी मेरे को लगा कि अपन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, वो चीज़ें मैंने इन बुक से कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश की है। ओके, तो आप अपना सिलेबस, अपना टॉपिक, अपने हैंड नोट्स बनाते थे या मतलब वही कोचिंग वाला भी पढ़ते थे? जी सर मैंने है जो अपना खुद का जो राइटिंग के रख बना है, जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स में सबसे पहले मैंने प्रेफरेंस दिया है कि एक शॉर्ट नोट्स प्लस एक पूरा फुल नोट्स। फुल नोट्स में जितना भी होता था, जो भी इजी से लेके हार्ड तक, वो सभी चीज़ें मैं उसमें अपना ऐड करता था। चीज़ें अपन को सरल लगती हैं वो तो सब ऐड होती हैं, लेकिन जो कठिन होती हैं उनको भी मैंने ऐड किया है। धीरे धीरे मैंने उसको क्या किया, उसको शॉर्ट नोट्स में लाने की कोशिश की। हर एक चैप्टर को मैंने उसको 100% से सीधे सीधे 20% में शॉर्ट नोट्स बनाए। मतलब जो 100 पेज थे उनको 20 पेजों में समावेश किया, जिससे कि वो इजी हुए, एग्जाम टाइम में ज़्यादा काम आएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी थी आपका। ये स्ट्रेटजी अपने जूनियर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम होता है और पढ़ना बहुत कुछ होता है मैटर। तो इस तरह आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और उनका रिवीजन के टाइम भी अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो अब आप बताइए, कितना टाइम आप डेली स्टडी को देते थे? कितना टाइम डेली पढ़ते थे उस टाइम? जी सर, मेरा जो एक मिनिमम था कि मैं लगभग 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ता था। ये तो मतलब ऐसा मैंने कभी तय नहीं किया कि 5-6 घंटे पढ़ने। मेरा जो टारगेट था, उस टारगेट को लेते हुए मैंने 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई की है, और हमेशा सुबह उठने के बाद एक टारगेट बनाया, उस टारगेट को फॉलो करते हुए मैंने पढ़ाई की। कोई भी टारगेट को यदि अपन फॉलो करते हुए यदि उसको 100% देते हैं, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमको ना आए। ओके, तो ये एमपीपीटी एग्जाम ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियाँ हुई, मैंने ये हमेशा सीखी, गलतियाँ जो होती हैं उनको मतलब उनसे सीख के हम बहुत आगे जा सकते हैं। सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियाँ हुई थी, उन गलतियों को मैंने बोल सकता हूँ 80 से 90% सुधार कर लिया था, क्योंकि 100% सुधार नहीं हो पाता सर, लेकिन फिर भी जितनी मेरे से हो सकी मैंने उतना सुधार किया और गलतियों को सुधारा। मॉक टेस्ट लगाए, उनमें भी जो गलतियाँ हुई उनको मैंने सुधारा। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे उनको एक शॉर्ट नोट्स में ऐड करते गया। मतलब ये एक रेगुलर प्रक्रिया थी जो बहुत समय तक चली। बस सर, इसलिए ये समक्ष हूँ सर।
ओके, तो एक बार आप फिर से बता सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके कितने कितने मार्क्स आए थे और उस टाइम कितना रैंक लगा था आपका? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरे 109 मार्क्स थे, 109 मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे घट के 105.78 के करीब हो गए थे सर। तो और लास्ट ईयर जो काउंसलिंग रही थी उसमें थोड़ा सा मैं 0.8 नंबर से रह गया था, और फिर मैंने सोचा भी कि मेरे को वैसे यदि मिलता भी तो भी नहीं लेता सर। मेरा जो सपना था वो JNKV का था सर। ओके, बहुत ही अच्छा, आपकी वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही आपकी मोटिवेशनल स्टोरी है। यानी कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ फिर भी आपने प्राइवेट कॉलेज लेने के बजाय 1 साल और ड्रॉप लिया और अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पहुंच गए। आपने अपना जो सोचा था वो कर दिखाया। आपसे मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ। आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया और आपने इतना अच्छा कर रहे हो। तो अब आप बताइए, तो आपने इसके अलावा MPPT के एग्ज़ाम के अलावा ICAR, BHU या अदर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था क्या? सर मैंने इसके अलावा सर BHU दिया था सर। चूंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था तो उस समय जब मैंने अभी उसमें मैथ्स से ही देना होता है तो मैंने ICAR का एग्ज़ाम नहीं दिया था। और साथ ही साथ जो MP में वेटनरी वाला होता है, PVFT वाला, तो वो भी दिया था सर। दोनों एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम दिए थे, MPPAT, PVFT। तो आपका 2021 में हुआ है इसमें सिलेक्शन, इसमें MPPAT में? जी सर, 2021 हाँ। में मेरा। जी सर। तो आपने 2020 और 2021 में ICAR में एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा था आपका? सर अच्छा परफॉर्मेंस था सर, ज़्यादा बुरा नहीं था, अच्छा था। क्योंकि जब हम AG 1 to 3 से तैयार करते हैं तो मैथ्स और फिजिक्स वाला जो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला जो होता है पार्ट, वो थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि यहाँ अपन तैयारी करते हैं तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी सर अच्छा था, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन सिलेक्शन से रुक गया सर। कोई बात नहीं, वैसे अब भी ठीक हो। तो अब आप बताइए, आपने लास्ट 10 डेज में, एग्जाम के लास्ट 10 डेज में किस प्रकार रिवीजन किया था? जी सर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतिम 10 दिन 15 दिन जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सर। देखते हैं कि अंतिम 10-15 दिन में जो भी हम रिवाइज करने वाले हैं वो एग्जाम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम आने वाला है। सर मैंने जो अपना पूरा जो साल था उस साल में मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, वो किया था कि अपने द्वारा नोट्स बने, प्रॉपर नोट्स बने। वो सभी हमारे गुरुओं की गाइडलाइंस से बने थे। उनको मैंने शॉर्ट्स बनाया था। मैंने बोला ना 100 पेज को मैंने 15-20 पेज में कर दिया था। तो वो मैंने जब लास्ट के 15 दिन थे, ये 10 दिन थे, मैंने उनको 4 से 5 बार रिवीजन कर दिया था। तो मतलब बोल सकता हूँ कि मेरे को ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो उस समय मेरे को याद नहीं रहा होगा। तो यही है कि जो भी मेरे जूनियर सुन रहे हैं उनके लिए यही संदेश है कि लास्ट के 15 दिन हमेशा फोकस होकर पढ़ना है। केवल लास्ट दिन नहीं पढ़ना है, जिस दिन एग्जाम होता है उसके एक दिन पहले ना पढ़ें, बढ़िया एंजॉय करें, लेकिन 15 दिन पहले बढ़िया पढ़ें। जितना हो सके अपने शॉर्ट नोट्स को दोहराएं, 2 से 3 बार दोहरा दे कम से कम। उससे जो भी गलतियां होंगी वो कम से कम होंगी। ओके, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। और फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में आपने कोचिंग की थी क्या? और सेकंड अटेम्प्ट टाइम भी? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कोचिंग की थी। सेकंड अटेम्प्ट टाइम यस सर, सेकंड अटेम्प्ट में भी कोचिंग की। हाँ, तो मेरे को ये बताइए, आप अगर कोई स्टूडेंट है जो मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करता है या ऐसे कुछ है, अगर वो उसको कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो पाती तो वो क्या सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है क्या? बिल्कुल सर। यही नहीं सर, कोई सा भी एग्जाम फेस कर सकता है। उसके लिए सर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब सबसे ऊपर है सर। यूट्यूब पर एग्रीकल्चर की हर एक लेक्चर मिलेगा सर, जो हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति क्यों ना हो, वो बिना कोचिंग के भी सर एग्जाम को केवल क्रैक तो कर ही सकता है सर। रैंक भले ही ना आ पाए अच्छी, लेकिन क्रैक तो बहुत आराम से कर सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस करके, रेगुलर नोट्स बना के, रेगुलर पढ़ के आराम से सर ये क्रैक कर सकता है। ओके, तो आप ये बताइए, रेगुलर अपने पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव बुक्स, नोट्स पढ़ते हैं, तो इसके बाद मॉक टेस्ट भी देते हैं। तो मॉक टेस्ट किस प्रकार हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के अंदर, ये बताइए प्रिपरेशन टाइम। यस सर मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। मॉक टेस्ट में क्या होता है, जैसे हम जब भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो सर जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है
वो पूर्णतः हमें समझ जाता है मॉक टेस्ट लगाने से। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, यदि फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो तो एग्जाम पैटर्न और एग्जाम हमारा जो सिलेबस होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाता है। दूसरा, रेगुलर इसको लगाने से हमारा जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है, और यदि टाइम सेव हो जाता है तो हम ज़्यादा बेस्ट दे सकते हैं एग्जाम समय में। तीसरी सर, जो अंदर की घबराहट होती है, जो अंदर का जो भी हमें लगता है कि ये गलती हो जाएंगी, वो गलतियां भी हमसे कम होने लगती हैं। और सर, जो भी गलतियां होती है मॉक टेस्ट में, उन गलतियों को हम सुधार कर सकते हैं सर। ये 3-4 पॉइंट हैं जो हमें मॉक टेस्ट लगाने से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए हमेशा शुरुआत से अंत तक मॉक टेस्ट लगाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस करें सर। ओके, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। तो अब आप बताइए, आपने अपने मेन एग्जाम को 2021 में जो हुआ था, मेन एग्जाम को किस तरह हैंडल किया? मेन एग्जाम को जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के मन में, उसको आपने किस तरह हैंडल किया? और आप उस लास्ट नाइट भी पढ़े थे क्या? मतलब लास्ट नाइट उस दिन का पर्पस स्टडी, क्या मूड होना चाहिए मतलब स्टूडेंट्स का कि जाकर एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लें? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एग्जाम के मतलब एग्जाम आ जाता है तो बहुत टेंशन होने लगती है बच्चों को। मैं भी था सर, मेरे को भी टेंशन होती थी। अभी भी मतलब अभी एग्जाम होते हैं तो अभी भी टेंशन होती है। तो सर, ये टेंशन तो होती है, हल्की टेंशन होती है, लेकिन इस टेंशन को हम कहीं ना कहीं अपन पॉजिटिव लेके काम कर सकते हैं। तो सर, एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा मेरा सजेशन है कि एग्जाम के जो 12 घंटे पहले एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एंजॉय करें, बढ़िया अच्छे से घूमें, पर्यावरण के संपर्क में रहें और बढ़िया पॉजिटिव रहें। और एग्जाम के कुछ घंटे पहले जितना भी हो सके, मतलब 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, जो भी इजी चीज़ें होती है, फॉर्मूला हुए, कुछ कॉन्सेप्ट हुए, उन कॉन्सेप्ट को हल्का हल्का देख लें। उनसे क्या होता है, जब एग्जाम में जाते हैं वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद आती हैं, क्योंकि कुछ समय पूर्व जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा ध्यान रहता है। तो सर, यही है कि एग्जाम का प्रेशर ना लें, सकारात्मक रूप से रहें और जो भी हो सके एग्जाम में अपना बेस्ट दें। ओके, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। और साथ में ये जरूर बताइए, आपने मेन एग्जाम को किस तरह हैंडल किया? मतलब उस टाइम आपने कितने राउंड्स के अंदर उस एग्जाम को किया और आपने ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये बताइए आप। यस सर, सर एग्जाम में पूरी साल की मेहनत जो होती है वो 3 घंटे में हमें दिखानी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सर। 3 घंटे में हमको क्या करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो मेरा एक रणनीति थी एग्जाम समय में, वो रणनीति थी कि मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, उसके अलावा अदर क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। और वो क्वेश्चन भी कौन से जो कम समय में हल हो जाते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने अटेम्प्ट। तो मेरी जो शुरू की रणनीति थी कि 30 से 40-50 सेकंड में जो भी क्वेश्चन मेरे को आते हैं उनको हल करना है। सर, मैंने 1.5 से 2 घंटे में 140 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और वो वजह क्या थी कि मैंने एक उसी चीज पर हमने ध्यान दिया जो हमें आती है। तो जो चीज हमें आती है वो यदि करते हैं तो हमसे आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है और जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े ना थोड़े लेंथी होते हैं सर। कोई भी एग्जाम हो कहीं ना कहीं उसमें हार्ड पोर्शन ही होता है। तो अब हार्ड पोर्शन में से भी हम ज्यादा नहीं तो 20 से 25% और भी अच्छा कर सकते हैं। तो 20 से 25% वो मैंने लगभग 15 से 20-25 मिनट में कर दिया, सॉल्व करके। तो फिर मेरे पास बचा था 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन में से भी मैंने सब धीरे धीरे करके, मेरे पास समय था 40 मिनट, धीरे धीरे मैंने उनको करा जो भी बने। और फिर लगभग 10-15 क्वेश्चन थे जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, समझ नहीं आ रहे, तो उनमें थोड़ा सा अपने अनुसार थोड़ा सा लगा के मन से और उनको अटेम्प्ट किया सर। ओके, तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है ये बताइए? मतलब इजी रहते हैं, हार्ड रहते हैं? क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं सभी और मल्टीप्लेक्शन वाला क्या क्या पैटर्न रहता है? मतलब ज्यादा क्वेश्चन में क्या पैटर्न रहता है? जी सर, जो MPPAT का जो सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो देख सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से जो होते हैं वो बोल सकते हैं 100% जो होते हैं थ्योरी वाइज ही होते हैं। ये जिसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े बहुत जैसे कुछ पूछ लेता है, परसेंटेज वगैरह पूछ लेता है, जो सॉल्व करने होते हैं। बाकी सभी जो होते हैं वो थ्योरी वाइज होते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जो बोल सकता हूँ कि 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जो होते हैं हमको इजी क्वेश्चन मिलते हैं, थ्योरी वाइज मिलते हैं। लेकिन जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत सारी भिन्नताएं होती है सर। कुछ क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ थोड़े घुमाए फिरे क्वेश्चन होंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो समझ में आते हैं लेकिन अटेम्प्ट नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करने के बाद आंसर 2-2, 3-3 आंसर मैच हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो जिनके आंसर तीनों सही होते हैं, आंसर आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके
आंसर वो ए बी करके लेता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब बोल सकते हैं कि कोई आंसर नहीं होता उसका, तो वो घुमा फिरा के आंसर देता है। और आंसर भी ऐसे देता है, कैसे आंसर देता है कि आंसर हमारा है 3.69 और दूसरा ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर 3.69 है तो फर्स्ट ऑप्शन को 3.68 दे देगा। बच्चे को पॉइंट से वो कंफ्यूज करके वहाँ वो गिरा देता है। तो ये बहुत ध्यानपूर्वक हमें क्वेश्चन पेपर हल करना है, जो भी एग्जैक्ट आंसर होता है उसको ही टिक करना है, उसके अदरवाइज नहीं जाना है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा, आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है, ये आप बताइए अब। यस सर। सर मोटिवेशन जो होता है वो सर सेल्फ ही आता है। जितनी अच्छी सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन आता है। अब आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए, कॉलेज आपको कैसा लगा और बताइए सब कुछ। यस सर। सर कॉलेज बहुत ही बढ़िया है सर, मतलब यूनिवर्सिटी है तो यहाँ का माहौल बहुत ही दूसरी बात सर यहाँ पर जो स्टडी होती है, पढ़ाई होती है वो प्रोजेक्टरों के माध्यम से और बड़े बड़े प्रोफेसर के माध्यम से होती है। तो सर बहुत ही अच्छा लगता है सर हमें जब उस क्लास में बैठने का मौका मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाते हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही सुलभ है और यहाँ की मतलब बोल सकते हैं यहाँ जो पढ़ के व्यक्ति निकलने वाला है वहाँ वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होगा सर। तो यहाँ सर अभी तक मैंने जो सीखा है कि JNPB का जो माहौल है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, कल्चर प्रोग्राम हो चाहे NSS प्रोग्राम हो, NCC प्रोग्राम हो या अदर एक्टिविटीज, सभी में ऊपर तक पहुँचने का हमें अपॉर्चुनिटी है सर। ओके, तो आप ये बताइए आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फीस कितना लगा था, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर? जी सर फीस लगभग सर फीस जो टोटल था 15,000 रुपये लगा है। उसमें सब एड मनी टोटल मिला के 15,000 रुपये है फ्री सीट। तो हॉस्टल का कितना रहता है, मेस वगैरह का कुछ? यस सर, मेस का सर लगभग 2300 रुपये खाने लगता है और हॉस्टल का 4,500 रुपये खाना लगता है सर, वो रेंट लगता है सर पर सेमेस्टर सर। तो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी लगी, हॉस्टल की लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा। सर हॉस्टल की लाइफ भी सर बहुत ही बढ़िया लाइफ है सर, मतलब ये लाइफ इसलिए जो जीवन भर याद रहेगी सर हमको, इसे नहीं भूल सकते सर। ओके, तो आपने हॉस्टल एक्टिविटी, हाँ बोलिए सर हॉस्टल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी बहुत मतलब पार्टिसिपेट करते हैं सभी लोग, वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ की जो एंजॉय होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है सर। वहाँ बहुत बड़े वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी त्यौहार होता है, जो भी हमारा जयंती वगैरह होती है उस पर हम खूब एंजॉय करते हैं, खूब कल्चरल में भाग लेते हैं सर। ओके, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप आगे अब क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? सर फ्यूचर में जो मेरा प्लान है सर वो IBPS AFO के लिए अभी मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया हूँ सर, और इसके बाद मैं अभी कुछ एक वर्ष के बाद नाबार्ड के लिए नाबार्ड के लिए भी तैयारी करने स्टार्ट कर दूँगा। अभी मैंने AFO की तैयारी स्टार्ट कर दी। ओके, बहुत ही बढ़िया, आपने मेरे सभी सवालों का बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया है। फिर भी कुछ रह गया जो अपने अपकमिंग जूनियर्स जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आप बता दीजिए। यस सर, मैं यही बताऊंगा अपने सभी जूनियर्स को जो भी MPPAT या एग्रीकल्चर से रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यही संदेश है कि खुद पर विश्वास रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें, खुद को कमज़ोर ना समझें और जैसे कि बोलते हैं कि अपनी जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को सीख के आगे बढ़ें। तो वो जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी एक विचार दिया है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, यू कैन चेंज योर हैबिट्स, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, वो आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो अपना भविष्य ना बदलें, अपनी आदतें बदलें और वो आदतें आपको आपका अपना भविष्य बदलने के लिए करेंगी। बस यही है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखें, लगातार पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके, बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आपने इतना MPPAT के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया है तो लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि आप पूरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स हो, मतलब आप पूरे दिन पढ़ते रहते होंगे, तो आप इसके अलावा कुछ हैबिट्स वगैरह है क्या आपकी, कुछ क्या आप एक्स्ट्रा टाइम में करते हो? यस सर, पढ़ाई तो
मतलब करनी होती है वो तो, लेकिन उसके अलावा अपने जीवन में हॉबीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हॉबीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा जो है वो सिंगिंग को महत्व देता हूँ। बहुत ही मेरे जीवन में संगीत बहुत महत्व रखता है। दूसरी चीज़ प्लेइंग चेस भी खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, जो भी गेम मिलता है वो खेलता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो गेम भी बहुत सारे गेम खेल लेता हूँ मैं। बाकी यह है कि जब भी फ्री टाइम मिले अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए गेम खेलना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए गेम जरूर खेलना चाहिए। तो आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपके डाउट्स वगैरह रह जाएं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना देख लीजिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके लाइफ के लिए, आपके इस एग्जाम के लिए। और आप इन्होंने जैसा कि उदित ने बताया कि आप एग्जाम के पढ़ाई के साथ साथ अपना एंजॉय भी लाइफ कीजिए। अब तो आपके जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एमपीटी एग्जाम देंगे इस ईयर या नेक्स्ट ईयर कुछ करके, तो अब आपके लिए तो बस पढ़ाई का टाइम है। तो अब इस टाइम आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, लेकिन आप कॉलेज लाइफ के अंदर आने के बाद पूरे एंजॉय कर सकते हैं। आपको इनकी तरह की कॉलेज लाइफ के अंदर आना है, आपको फुल एंजॉय करने हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो आपको पढ़ना होगा। आप मेरी तरफ से आपके सबके लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छी तरह से एग्जाम को क्लियर करेंगे। और इसके साथ ही आप आईसर का फॉर्म जरूर भर दीजिए, आईसर का एग्जाम भी जरूर दीजिएगा और बीएचयू का एग्जाम भी जरूर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो एजी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आईसीआर, जेट, बीएचयू, आईसीआर किसी का एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, सभी का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। सर एजी ग्रुप जो यूट्यूब चैनल है वो मैं सभी जूनियर से ये अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले कि यहाँ अपनी जो सब्सक्राइब होता है उसको करें और बेल आइकन को दबाएं, और जो भी वीडियोस आती हैं उनको रेगुलर देखें। और साथ ही साथ इस पर जो नोटिफिकेशंस जो भी लगातार आती रहती हैं वो परमानेंट मिलती हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सोर्स ये है कि यहाँ जो मोटिवेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ सभी प्रकार के इंटरव्यूज डले हुए हैं, चाहे वो लो लेवल से लेके हाई लेवल तक के इंटरव्यू डले हुए हैं। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है, उस फ्री टाइम में हम इस चैनल का उपयोग करके अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि यह ऐसा होता है जब शुरू में हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में आते हैं तो उस क्षेत्र की जानकारी थोड़ी कम होती है। तो इन सभी यदि अपन को और भी ज़्यादा शार्प बनना है उस क्षेत्र में, तो ऐसी वीडियो देखनी चाहिए, मोटिवेशन देखनी चाहिए। आगे हमको जेट एग्जाम में सीईटी के बाद जेट एग्जाम देना है या एसआरएफ देना है, मतलब जो भी देना है, जेट सीईटी के साथ जेट देना है, जेआरएफ देना है, एसआरएफ देना है या आईबीपीएस सीएफओ देना है, जो भी देना है उसकी यहाँ परमानेंट इंटरव्यू देने। जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जो भी हमारे मार्गदर्शन के रूप में निकल के गए हैं, उनको हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उदित, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें इंटरव्यू दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके, मोस्ट वेलकम। बाय।